हेलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पढ़ लिख रहे हैं ना, मन से हो? पढ़िए लिखिए, ठीक है। और तरीका ये मेरे मोबाइल में खुल का नहीं रहा है जी। हाँ चलिए ठीक है, नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, चलिए। पढ़ा रहे थे हम आपको संविधान संशोधन। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि हम आपको जब बैच प्रारंभ किए थे तो उस टाइम हम आपको बोले भी थे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करवाएंगे, तो दोनों करवाएंगे, आप भरोसा रखिए, ठीक है। और जो है आपको सब्जेक्टिव वाइज खत्म होने वाला है सब्जेक्टिव वाइज, और फिर ऑब्जेक्टिव लेकर के चलेंगे, समझ गए। और जो है पॉलिटी जब सब्जेक्टिव वाइज खत्म हो जाएगा तो पॉलिटी का क्लास सप्ताह में सिर्फ एक दिन रखेंगे। टोटल सप्ताह में मेरा 3 दिन क्लास होता है नो, सप्ताह में 3 दिन क्लास होगा। 2 दिन जो है ज्योग्राफी शुरू कर देंगे और 1 दिन पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और हमको याद है कि हम मौलिक अधिकार का ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे, वहीं से छोड़े हैं, तो मौलिक अधिकार से पहले के ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा चुके हैं, तो मौलिक अधिकार से ऑब्जेक्टिव करवाना फिर से शुरू करेंगे। मौलिक अधिकार से ऑब्जेक्टिव करवाना फिर से शुरू करेंगे और पूरे ऑब्जेक्टिव को करेंगे, समझ गए। तो आपको जो बोले हुए हैं, देखिए हम टाइम लेंगे, और टाइम स्वाभाविक सी बात है कि आपको बेहतर चाहिए, सरल भाषा में चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, समझ गए। अगर कहिएगा तो आप पता कर लीजिएगा, आपके जो पूर्वज होंगे, मतलब आपसे जो पहले यहां पर पढ़े होंगे उसके भी हम बोल रहे हैं। अब आप अपने दादा दादी पे ना चल जाइएगा। तो हम 2 दिन में भी पॉलिटी खत्म करते हैं, लेकिन जो है आराम से फाउंडेशन बैच है, लिखा पढ़ा करके समझा बुझा करके बच्चा की तरह सब चीज कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अगर आप सच में बढ़िया से फर्स्ट क्लास से लेकर आज तक किए होंगे तो हम पूरा भरोसा देते हैं कि आप किसी भी पॉलिटी के बुक को ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, समझ गए बात को। तो ऑब्जेक्टिव भी हम आपको करवा देंगे, ठीक है। तो आपका ये काम है कि आप जो है आपको करना क्या है कि मौलिक अधिकार से पहले तक के थ्योरी को भी पूरा पढ़ लेना है, और ऑब्जेक्टिव भी करवाएं उसको भी पूरा पढ़ लेना, पूरा याद करके रखिएगा, समझ गए। और उसके बाद जब मौलिक अधिकार से क्वेश्चन करवाएंगे तो मतलब जो है ना आपका पॉलिटी रिवीजन होते रहेगा, पर सप्ताह रिवीजन होते रहेगा, समझ रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, समझ गए ना। अब आइए पढ़िए, कहां तक बता दिए थे। 24वां संविधान संशोधन 1971। एक आध को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए तो। बताइए, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य बनाया गया है? भारत के संविधान में संशोधन होना प्रारंभ कब से हुआ है? 1951। अनुच्छेद 2, 3, 4 में संशोधन किस प्रकार से होता है? साधारण बहुमत। उधर अनुच्छेद 54, 55 में संशोधन, हाँ अनुच्छेद 54, 55 में संशोधन किस प्रकार के बहुमत से होता है?
सिर्फ विशेष बहुमत या विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन। बैठ जाइए। अरे चश्मा खड़ा हो, इधर इधर। हाँ बोलिए। राज्यों का पुनर्गठन कैमा संविधान संशोधन के तहत हुआ? 7वां संविधान। चलिए ठीक है, हमको लगा जवाब नहीं दीजिएगा, जवाब जिंदा गाड़ देते हैं हम। ठीक है, हे उधर हे, खा पी करके एकदम मोटा आ गए। खड़ा हो, खड़ा हो। ठीक है, आज जानते हैं आज क्या हुआ? आज सुबह में जो है 10 से 12 बैच में एगो लड़की है, वो पाउडर लगा के आती है। ठीक है, तो पाउडर जब लगा के आइएगा तो मुंह फड़क जाता है। ठीक है, तो आज वो बेचारी पाउडर लगा के नहीं आई हुई थी, तो मेरा नजर उस पर पड़ा, तो हम बोले आज पाउडर लगा के नहीं आए हैं। ठीक है, तो वो हम पे जो है, हमको जो है बाद में कोई लड़की मैसेज की कि सर आप उसको ऐसे बोले न, तो वो ऐसे बोल रही थी आपके विषय में, तो कुछ गलत ही बोल रही थी। ठीक है, बोल रही थी ये कि सर जो है समझ गए आप? बोलिए अब आप क्वेश्चन का जवाब। मूल संविधान में, इधर इधर, मूल संविधान में लोकसभा में कितने सीट निर्धारित किए गए थे? मूल संविधान 500, और 500 से बढ़ाकर 525 कैमा संविधान? 7वां संविधान। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, समझने में तो भूसखाड़ हैं आप। चलिए, 24वां संविधान संशोधन के बाद जो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है आपको 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन, और जो आपको 31वां संविधान संशोधन है, 31वां संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा हुआ। लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा हुआ, और लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, और उसके बाद से लेकर आज तक लोकसभा में सीट नहीं बढ़ा है, वही है। ठीक है, वही है, 545 ही है, समझ गए? और हाल फिलहाल में अब तो घट गया है, 543 हो गया, 543। तो अब यहां पे आप थोड़ा गौर कीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन ही हम आपको लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको ज्यादा स्पष्ट होगा, और हमको लगता है ये क्वेश्चन एनडीए सीडीएस का पूछा हुआ है। ठीक है, बाद बाकी कंपटीशन भी पूछा होगा, लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन एनडीए सीडीएस में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि लोकसभा के सीटों में वृद्धि किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? के तहत हुआ? ऑप्शन में था, ऑप्शन आइए ना, ऑप्शन पहले देखिएगा तब ना। दूसरा और 7वां, बी में था 7वां और 31वां, सी में था 42वां और 44वां, और डी में था नन। आंसर भी होगा नो। 7वां संविधान संशोधन के तहत 500 से बढ़ाकर 525, और 31वां के तहत 525 से बढ़ाकर 545, 525 से बढ़ाकर 500। यह बात स्पष्ट हुआ? ठीक है, चलिए इसके बाद जो है लिखिए इसको, 31वां संविधान संशोधन। मोबाइल नहीं है, खुलेगा। लिखिएगा,
ई हुआ है 1972 में, सॉरी 1972 में, सॉरी 1972, 31वां संविधान संशोधन 1972। इकतीसवां संविधान संशोधन 1972 लिखिएगा। इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा की गई। और 525 से बढ़ाकर 545 लोकसभा सीट कर दिया गया। 525 से बढ़ाकर 545 लोकसभा सीट कर दिया गया। अब नोट देकर के लिखिएगा, नोट देकर के। लोकसभा के सीटों में इजाफा 2 संविधान संशोधन, लोकसभा के सीटों में इजाफा 2 संविधान संशोधन, 7वां और 31वां के तहत, 7वां और 31वां के तहत, 7वां और 31वां के तहत किया गया। 7वां और 31वां के तहत किया गया। 7वां और 31वां के तहत किया गया। चलिए अब आगे आइएगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुए थे। और जो 36वां संविधान संशोधन है यह आपको 1975 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत जो है आपको सिक्किम जो है ना, पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। वहां पर चौगियाल वंश का शासन था। सिक्किम एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। एक तो 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत में मिलाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत के भीतर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को भारत के भीतर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975। तो यहां पर एक बात समझिएगा कि देखिए, गौर कीजिएगा आप इस चीज को। भारत को बेरुवारी का क्षेत्र पाकिस्तान को देना था, तो नवा संविधान संशोधन हुआ। मतलब संविधान संशोधन के माध्यम से हम भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। फिर आपको सिक्किम को भारत में मिला रहे हैं। सिक्किम पर भारत का अधिकार नहीं था। सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। तो सिक्किम को भारत में मिला रहे हैं, उसके लिए भी संविधान संशोधन हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर हम
भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे रहे हैं या भारत के बाहर के किसी क्षेत्र को भारत में मिला रहे हैं, तो उसके लिए संविधान में संशोधन होता है, उसके लिए संविधान में संशोधन होता है। इसका उदाहरण आपके सामने है, बेरुवारी क्षेत्र हो गया, सिक्किम हो गया। बेरुवारी क्षेत्र पाकिस्तान को दिए और सिक्किम को भारत में मिला। यह बात कुछ स्पष्ट हो रहा है? तो हां, नोट में आप लिखे थे ना, नोट में जो पॉइंट लिखे थे ना उसको पहला पॉइंट बना लीजिए, उसको पहला पॉइंट बनाइए और नोट में दूसरा पॉइंट लिखिएगा। यहीं पर नोट में दूसरा पॉइंट लिखिएगा, नोट में दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा अगर हमें की जगह भारत लिखिए। अगर भारत को अपना कोई क्षेत्र, अगर भारत को अपना कोई क्षेत्र, देखते रहिएगा जी, मेरे मोबाइल में नहीं चल रहा, हमने देख रहे हैं, देखते रहिएगा। अगर भारत को अपना कोई क्षेत्र, अगर भारत को अपना कोई क्षेत्र दूसरे देश को देना है, अपना कोई क्षेत्र दूसरे देश को देना है, दूसरे देश को देना है, और किसी दूसरे भूभाग को भारत में शामिल करना है, किसी दूसरे भूभाग को भारत में शामिल करना है, भारत में शामिल करना है, तो इसको लेकर भारत के संविधान में, तो इसको लेकर भारत के संविधान में संशोधन करना होता है। तो इसको लेकर भारत के संविधान में संशोधन करना होता है। तो इसको लेकर भारत के संविधान में संशोधन करना होता है। अब नीचे से लिखिएगा, 36वां संविधान संशोधन 1975। छत्तीसवां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975 डैश देकर, इस संविधान संशोधन के तहत 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 सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए, इसके बाद 36वां संविधान संशोधन के बाद
जो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है आपको 38वां संविधान संशोधन, और 38वां संविधान संशोधन भी 1975 में ही हुए थे। 1975 का ईस्वी किस लिए प्रसिद्ध है जानते हैं? 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लागू किया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लागू किया गया था। आपातकाल को लेकर ही यह वर्ष जो है सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। और यहां पर 38वें संविधान संशोधन का बड़ी महत्व है, क्योंकि 38वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी स्वयं को बचाने के लिए क्या की थी इसको समझिएगा। देखिए, 38वां संविधान संशोधन 1975 में, 38वां संविधान संशोधन 1975 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। मतलब राष्ट्रपति अगर आपात घोषित कर दिया, आपात 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। तीनों की घोषणा कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो आपात की घोषणा करते हैं उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। मतलब उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। मतलब न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात को लेकर निर्णय नहीं कर सकता है कि राष्ट्रपति ने संवैधानिक तरीका से आपात लागू किया है या गैर संवैधानिक तरीका से आपात लागू किया है। विशेष तौर पर इंदिरा गांधी के प्रेशर में आकर 1975 में जो है आपात लागू हुए थे, तो इंदिरा गांधी की सरकार को लग रहा था कि कहीं न्यायालय में ना चला जाए, न्यायालय में यह मामला ना चला जाए। इसी वजह से संविधान में संशोधन करके यह प्रावधान कर दी कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। मतलब न्यायपालिका उसकी जांच नहीं कर सकता है कि राष्ट्रपति ने जो घोषणा किया है वह संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। इसकी जांच न्यायपालिका नहीं कर सकता। मतलब राष्ट्रपति कर दिया है तो संवैधानिक है, राष्ट्रपति कर दिया है तो वो क्या है? संवैधानिक। लेकिन इसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत पलट दिया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो समझ रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो 38वां संविधान संशोधन 1975, 38वां संविधान संशोधन 1975 लिखिएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका नहीं कर सकता है। कालांतर में यानी बाद में
कालांतर में जाकर कालांतर में जाकर कालांतर में जाकर 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे पलट दिया गया, 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 इसे पलट दिया गया। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात की न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायालय को दिया गया, न्यायालय को दिया गया, न्यायालय को दिया गया, न्यायालय को दिया गया। फुल स्टॉप। आगे आगे हेडिंग मारिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे हेडिंग मारिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा आप यहां पे, ठीक है। देखिए 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने देश के भीतर इमरजेंसी लागू की। इमरजेंसी के दौरान भारत के लोगों का क्या कर्तव्य हो, इसका निर्धारण करने को लेकर सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसे स्वर्ण सिंह समिति कहा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने सैकड़ों की संख्या में सिफारिश की। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। और ऐसी मान्यता है कि इस संविधान संशोधन के तहत, ऐसी मान्यता है कि इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान का कोई भी ऐसा भाग नहीं हुआ जिसमें थोड़ा बहुत भी परिवर्तन ना किए गए हो। मतलब एक प्रकार से कहिए तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है भारत के पूरे संविधान में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिस कारण 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है।
चलिए इससे आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन एक प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न, ठीक है, और हम चाहते हैं कौन जवाब दे, आप जवाब दें, खड़ा हो जाइए, होशाबाश में जवाब दीजिएगा। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे है? भारत की संसद को। अच्छा, संसद को संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति है या असीमित शक्ति? सीमित शक्ति है ना वो, ये बात समझ रहे हैं? चलिए आप लोग भी जवाब, इससे पहले तो आप ही लोग बोल दिए, ठीक है, तो हाँ इसको याद रखिएगा। और स्पेशली जो प्रावधान किस के अंतर्गत आता है जिसमें संशोधन नहीं हो सकता है, वैसे प्रावधान जिसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचा में जो प्रावधान आता है उसमें संसद संशोधन कर सकता है? नहीं न कर सकता है। तो मूल प्रश्न यहां पे क्या था जानते हैं? बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्य तौर पर विद्यार्थी को लगता है संसद संविधान में संशोधन कर सकता है, उसको असीमित शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन सीमित शक्ति है, सीमित शक्ति है। इस बात को एकदम स्पष्टता पूर्वक आप याद रखिएगा। चलिए ठीक है, जवाब दे दिए। अब यहां पे आइए, 42वां संविधान संशोधन के तहत ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ। जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है ना, वो प्रस्तावना में आज तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, और प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही हुआ है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है आपको प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, और प्रस्तावना में 3 गो नया शब्द जोड़ा गया: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में 3 नए शब्द, एगो शब्द समाजवाद हो गया, दूसरा आपको पंथ निरपेक्षता हो गया, और तीसरा आपको अखंडता हो गया। तीसरा क्या हो गया? अखंडता। ये तीनों शब्द जो है आपको जोड़े गए। इसके बाद आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भाग 4 है, भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, और जो 3 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं वह है आपको अनुच्छेद 39 का को, 43 का को और 48 का को। ये सभी अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़े गए। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग और एक नया अनुच्छेद, एक नया भाग, भाग 4 का को, और एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया, और इसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। इसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। फिर आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को जो है, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति को इस बात के लिए बाध्य किया गया कि राष्ट्रपति
केंद्रीय मंत्री परिषद का बात मानने के लिए बाध्य है। केंद्रीय मंत्री परिषद की बात को राष्ट्रपति को मानना होगा, मानना होगा। समझ गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है राष्ट्रपति को कैबिनेट या केंद्रीय मंत्री परिषद, कैबिनेट या केंद्रीय मंत्री परिषद, कैबिनेट की सलाह को मानने को लेकर बाध्य कर दिया गया। कैबिनेट की सलाह को मानने को लेकर बाध्य कर दिया गया। और भी कई सारे प्रावधान 42वां संविधान संशोधन 1976 में किए गए थे, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही राजसूची के 5 विषय को राजसूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही राजसूची के 5 विषय को राजसूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। जो राजसूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है: शिक्षा, वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, न्याय प्रशासन और माप तौल, ये सब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जो है आपको ये भी प्रावधान किए गए थे। और भी कई सारे प्रावधान है, आगे पहले यहां तक लिखिए, फिर आगे बताएंगे, फिर आगे समझाएंगे और लिखाएंगे। ठीक है, तो नीचे से हेडिंग मारिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 लिखिएगा। लिखिएगा 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपात लागू किए गए, उस दौरान लोगों के कर्तव्यों के निर्धारण हेतु सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया। लोगों के कर्तव्यों के निर्धारण हेतु सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने जो सिफारिश की, उस सिफारिश को लागू करने के लिए ही
उस सिफारिश को लागू करने के लिए ही उस सिफारिश को लागू करने के लिए ही 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 किया गया। इस संविधान संशोधन के तहत इस संविधान संशोधन के तहत इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के लगभग हर प्रावधानों में कुछ न कुछ परिवर्तन निश्चित तौर पर हुए हैं जिस कारण इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान 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 कहा जाता है। मिनी संविधान कहा जाता है। फुल स्टॉप। इस संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान निम्न है। उसी में कंटिन्यू। इस संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान निम्न है। इस संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान निम्न है। इस संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान निम्न है। एक नंबर में प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। अगला पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 3 नए प्रावधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 3 नए प्रावधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 3 नए प्रावधान।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 3 नए प्रावधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 3 नए प्रावधान, 3 नए प्रावधान। अनुच्छेद 39 का क, अनुच्छेद 39 का क, 43 का क, 43 का क और 48 का क और 48 का क जोड़ा गया और 48 का क जोड़ा गया। आगे अगला पॉइंट, भारतीय संविधान में एक नया भाग, भारतीय संविधान में एक नया भाग भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 का क और अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया। 4 का क और अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया। तथा इसमें मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया तथा इसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, फुल स्टॉप। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। अगला पॉइंट, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और साथ ही साथ जानते हैं एगो चीज और, यहां कार्यकाल से ही संबंधित है, याद आ गया कि जैसे जब एक बार राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो शुरुआती दौर में यह प्रावधान था कि एक बार राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वह 6 माह तक लागू रहेगा और 6 माह के बाद फिर संसद उसको स्वीकृति देगा, तब वह आगे 6 माह तक। लेकिन इस संविधान संशोधन के तहत एक बार में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। मतलब यह प्रावधान किया गया कि एक बार अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वह 1 वर्ष तक लागू रहेगा, 1 वर्ष तक लागू रहेगा। तो इसको लिखिएगा। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन की अवधि को राष्ट्रपति शासन की अवधि को राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट का सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया।
राष्ट्रपति को कैबिनेट का सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट का सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अगला अगला लिखिएगा, राजसूची के 5 विषय। राजसूची के 5 विषय। 1 नंबर में शिक्षा, 1 नंबर में शिक्षा, 2 नंबर में वन फॉरेस्ट, 2 नंबर में वन, 3 नंबर में वन्य जीवों का संरक्षण, 3 नंबर में वन्य जीवों का संरक्षण, 4 नंबर में मापतौल, 5 नंबर में न्याय प्रशासन, 5 नंबर में न्याय प्रशासन, 5 नंबर में न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 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 समवर्ती सूची में शामिल किया गया। फुल स्टॉप। को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। हाँ, आगे सुनिए, आगे और भी है, और भी प्रावधान है। देखिए, इतना ही बताए थे, इतना तो लिखा दिए। अब आगे सुनिएगा, 42वां संविधान संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि कोरम समझते हैं? कोरम तो समझाए हैं ना। लोकसभा का कोरम कितना? 55, राज्यसभा का 25, और परसेंटेज में 10% या 1/10 भाग। ठीक है। कोरम क्या होता है? कोरम किसी भी सदन का वह न्यूनतम संख्या जिसके मौजूद होने से सदन काम करना शुरू कर देता है। सदन काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है, लोकसभा और विधानसभा के कोरम की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के कोरम की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो ये फिक्स था कि लोकसभा में कम से कम 55 लोग मौजूद होंगे तब लोकसभा काम करना शुरू करेगा, राज्यसभा में कम से कम 25 लोग मौजूद होगा तब राज्यसभा काम करना शुरू करेगा, यह समाप्त कर दिया गया। कहा गया ना, अब लोकसभा में 5 लोग मौजूद होगा लोकसभा काम करेगा, 10 लोग मौजूद होगा लोकसभा काम करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कोरम की अनिवार्यता को, लोकसभा और विधानसभा के लिए कोरम की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। मतलब यह नहीं कि अब 55 आएगा तभी लोकसभा काम करेगा ना, 5, 10, 20, 25 कितनों आया लोकसभा काम करना शुरू कर देगा। कोरम की कोई अनिवार्यता नहीं। ठीक है। इसके बाद आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में अगला प्रावधान यह किया गया कि अगर किसी राज्य में शासन व्यवस्था विफल हो गया है,
अगर किसी राज्य में शासन व्यवस्था विफल हो गया है तो इस स्थिति में केंद्र सरकार उस राज्य में सैन्य बल भेज सकता है। मतलब बिहार में नीतीश जी की सरकार है। मान लिया जाए कि बिहार में दिन दहाड़े लूट खसोट अपहरण गोलीकांड बैंक लूट सब चीज हो गया, सब चीज होने लगा। मतलब अगर ऐसा होगा मतलब क्या माना जाएगा? शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं बिहार का क्या ढीला पड़ गया है, खराब हो गई है व्यवस्था। तो इस स्थिति में केंद्र सरकार अपना पुलिस बल, केंद्र के अधीन जो पुलिस बल है, केंद्र सरकार अपना पुलिस बिहार भेजेगा ताकि बिहार में शासन व्यवस्था फिर से पटरी पर लाई जा सके। मतलब 42वां संविधान संशोधन के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार किसी राज्य में राज्य की शासन व्यवस्था की विफलता पर अपना सैन्य बल भेजकर उस राज्य की शासन व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास करवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि 2001 ईस्वी तक के लिए लोकसभा और विधानसभा में जो सीट है वह उतना ही रहेगा, सीट बढ़ेगा नहीं। यह भी प्रावधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही हुए हैं। तो अब अगला पॉइंट आप लिखिएगा। लिखिएगा लोकसभा और विधानसभा के कोरम की अनिवार्यता। लोकसभा और विधानसभा के कोरम की अनिवार्यता लोकसभा और विधानसभा के कोरम की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के कोरम की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। आगे अगला पॉइंट, और अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई हो तो, अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई हो तो, अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई हो तो, अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई हो तो केंद्र सरकार उस राज्य में सैन्य बल भेज सकता है। फुल स्टॉप। आगे अगला पॉइंट कितना 7 को 8 को हुआ? हाँ ठीक है, बहुत है। एक और पॉइंट लिखिए और आगे लिखिएगा।
इस संविधान संशोधन के तहत इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा के सीटों को 2001 ईस्वी तक के लिए 2001 ईस्वी तक के लिए निश्चित कर दिया गया। चलिए इससे आगे अब देखिएगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है 44वां संविधान संशोधन 1978। देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के कुछ प्रावधानों को पलट दिया गया। गौर कीजिएगा, क्या बोल रहे हैं? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 42वां संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को पलट दिया गया। मतलब जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, तो ये 44वां के तहत जो है लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हैं, 42वां संविधान संशोधन में जो प्रावधान था उसको 44वां के तहत क्या कर दिया गया? परिवर्तित, यानी बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? यानी बदल दिया गया। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, एक तो ये लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को फिर से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, और तब से लेकर आज तक लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का है? 5। ठीक है, एक ही ये। दूसरा, दूसरी बात यह है कि फिर से लोकसभा और विधानसभा के कोरम की अनिवार्यता को बरकरार कर दिया गया। मतलब फिर से कोरम की व्यवस्था कर दी गई। मतलब अब फिर वही व्यवस्था हो गया जो 1976 से पहले था। मतलब लोकसभा तब काम करेगा जब कम से कम 55 सदस्य, और राज्यसभा तब काम करेगा जब कम से कम 25 सदस्य मौजूद होगा। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत कोरम की अनिवार्यता को पुनः बरकरार कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है आपको समझ गए, इसके बाद जो है आपको राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि कैबिनेट के सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जबकि 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत कैबिनेट के द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए बाध्य बना दिया गया था। वही 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है यह प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रपति है वो कैबिनेट की सलाह को
एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, कैबिनेट के सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो देख रहे हैं, यानी 42वां संविधान संशोधन के प्रावधान को 44वां संविधान संशोधन बदल रहा है, हाँ या ना? बदल रहा है ना जी? हाँ, तो लिखिए, आगे हेडिंग मारिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978। चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978। डैश देकर लिखिएगा। यह संविधान संशोधन यह संविधान संशोधन मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा किया गया। यह संविधान संशोधन मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा किया गया जिसके तहत 42वां संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को जिसके तहत 42वां संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को 42वां संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को निरस्त किया गया। जैसे एक नंबर में लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। छह वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। आगे 2 नंबर में लोकसभा और विधानसभा के कोरम की अनिवार्यता को फिर से बरकरार कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के कोरम की अनिवार्यता को लोकसभा और विधानसभा के कोरम की अनिवार्यता को लोकसभा और विधानसभा के कोरम की अनिवार्यता को फिर से बरकरार कर दिया गया। फिर से बरकरार कर दिया गया। फिर से बरकरार कर दिया गया। आगे राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वे राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वे
वे वे वे वे कैबिनेट द्वारा दिए गए कैबिनेट द्वारा दिए गए कैबिनेट द्वारा दिए गए कैबिनेट द्वारा दिए गए सलाह को एक बार कैबिनेट द्वारा दिए गए सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, अब आगे सुनिए, समझिए। ठीक है, ये तो ऐसे प्रावधान है जो कि 42वां संविधान संशोधन में जो प्रावधान था उसको सीधे पलट दिया गया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के तहत। अब इसके अलावे आप देखिएगा 44वां संविधान संशोधन के तहत और भी कई प्रकार के बदलाव या परिवर्तन किए गए। जो और भी कई प्रकार के बदलाव या परिवर्तन किए गए उसमें एक ये है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के श्रेणी से हटा दिया गया। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर मूल संविधान में, हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार था। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार था। और मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार की चर्चा 2 अनुच्छेद में थी, अनुच्छेद 19 के 1 का 4 और अनुच्छेद 31। जब ये 2 अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार की चर्चा थी तो उस समय संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है, ये दोनों अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, रिपेल कर दिया गया। और संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद को निरस्त करके संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क में शामिल किया गया और 300 के क या ए में शामिल करते हुए इसे एक प्रकार का कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। तो ये भी परिवर्तन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ही हुए हैं। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, इस संविधान संशोधन के तहत 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 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तथा अनुच्छेद 19 के 1 के 4 और अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 19 के 1 के 4, 19(1)(4), अनुच्छेद 19(1)(4) तथा 31
को निरस्त कर दिया गया। निरस्त कर दिया गया और 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 संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में शामिल करते हुए, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में, अनुच्छेद 300 क में शामिल करते हुए, अनुच्छेद 300 क में शामिल करते हुए में शामिल करते हुए कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। 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 फुल स्टॉप। इसके अलावा आप देखिएगा जो 44वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है, आपको जो आपातकालीन प्रावधान है उसको सशक्त बनाया गया। उसको सशक्त बनाया गया। आपातकाल पढ़ाने के दौरान हम ये बात बताए होंगे, ठीक है। यहां पर भी बता देते हैं, मजबूत बनाया गया। समझे, मजबूत बनाया गया। जैसे घर, कोई घर बनाए कमजोर है, तूफान आया बहा के लेके चला गया, तो जब आप दूसरा बार घर बनाइएगा तो मजबूत न बनाइएगा कि तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, घर को कुछ भी ना हो। क्या तो मूल संविधान में इमरजेंसी मतलब आपात को लेकर थोड़ा उदार व्यवस्था थी। उदार व्यवस्था थी। तो मूल संविधान में आपात को लेकर जो उदार व्यवस्था थी उसे सशक्तिकरण या मजबूतीकरण, उसे कठोर बनाया गया। समझिए, उसे कठोर बनाया गया। जो उदार वाली व्यवस्था थी उसे कठोर व्यवस्था के रूप में तब्दील कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन ऐसे प्रावधान किए गए जिसके तहत आपको आपातकालीन प्रावधान कठोर हो गए। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है एक प्रावधान यह किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करेंगे। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करेंगे। मंत्रिमंडल लिख कर देगा तब करेंगे। और इससे पहले क्या प्रावधान था जानते हैं? इससे पहले यह प्रावधान था, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल के सलाह से करेंगे। मंत्रिमंडल के सलाह से। तो सलाह की व्यवस्था को हटाकर लिखित सिफारिश को जोड़ दिया गया। मतलब जब तक मंत्रिमंडल लिख करके ना दे तब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो राष्ट्रीय आपात लागू होता है, आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय आपात 3 आधार पर लागू होता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, आंतरिक अशांति शब्द था। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।
आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है, यह चीज किया गया। इसके बाद मूल संविधान में यह था कि जब आपात लागू होगा ना, राष्ट्रीय आपात, सब मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा मानव का। जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो मानव के सब मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे, टोटल मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे, टोटल पूरा मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया, आपात के दौरान भी 2 मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होंगे। 20 और 21 आपात के दौरान भी 2 मौलिक अधिकार 20 और 21 समाप्त नहीं होंगे। इसके बाद यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जो कि 38वां संविधान संशोधन 1975 में हम आपको लिखवाए थे। तो कहीं ना कहीं यह सब व्यवस्था इमरजेंसी के प्रावधान को कठोर बना रहा है कि नहीं बना रहा? एकदम कठोर बना रहा है, समझ गए? तो अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। इस संविधान संशोधन के तहत इस संविधान संशोधन के तहत इस संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अगला इस संविधान संशोधन के तहत इस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। आगे अगला पॉइंट, यह प्रावधान किया गया कि
यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रीय आपात के दौरान भी दो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। यही सब है, याद रखिएगा, ठीक है। संपत्ति का अधिकार वाला लिखा दिए थे ना? हाँ, चलिए अब क्या करना, अब इसको पढ़ना है जल्दी से, 2 मिनट में पढ़ लीजिए तो पढ़ लिए। आइए तो बोर्ड पे होश हवास में जवाब दीजिएगा। लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा कितने संविधान 2 के तहत हुआ है ना?
और जो 2 के तहत हुआ है कौन कौन है? 7वां और 31वां। आगे बताइए, सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा केमा संविधान? सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा केमा संविधान? क्लियर है? किस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती? किस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है? अच्छा, इस संविधान संशोधन के प्रावधान को किस संविधान संशोधन के तहत पलट दिया गया? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके बाद आगे बताइएगा, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान? 42वां संविधान संशोधन 1900। इस समय देश की प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। और किस समिति के सिफारिश को लागू करने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया? सरदार प्रस्तावना में कितने नए शब्द जोड़े? कौन कौन? कितने नए राज्य के नीति निर्देशक? कौन कौन? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर राष्ट्रपति को कैबिनेट का सलाह मानने के लिए बाद, राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची, लोकसभा राज्यसभा के कोरम की अनिवार्यता को, किसी राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो जाने पर वहां सैन्य बल भेजने, यह सब प्रावधान कौन संविधान? 42वां संविधान संशोधन 1900। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के समय देश के प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को फिर से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष, लोकसभा विधानसभा के कोरम की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया, राष्ट्रपति को कैबिनेट के द्वारा दिए गए सलाह एवं सहयोग पर एक बार पुनर्विचार का अधिकार दिया गया। चलिए आगे, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1900। आज के डेट में संपत्ति के अधिकार की चर्चा कौन अनुच्छेद में? 300 के। यह कैसा अधिकार है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करेंगे। किस संविधान संशोधन में? आंतरिक अशांति के जैसे सशस्त्र विद्रोह सब, आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होंगे। यह सब प्रावधान केमा संविधान से? 44वां संविधान संशोधन 1900। क्लियर है? चलिए ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।